Hello everyone, this is Anjali Jha and you are watching Anjali's Whiteboard. This video is of EBCL CS Executive जहाँ पे हमने चैप्टर स्टार्ट करना है RBI एक्ट 1934 दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी है और फर्स्ट चैप्टर है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर EBCL की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि हमारी कंपनी लॉ, JIGL और EBCL की सीरीज स्टार्ट होगी। तो कंपनी लॉ वाली प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, JIGL वाली भी हो गई है। JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और उसकी लास्ट वीडियो अभी आनी है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी जल्दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है हमारा जो पहला चैप्टर है EBCL का, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। चैप्टर क्या कहता है, रिजर्व बैंक किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था, फिर रिजर्व बैंक में कैसे मेंबर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, इस चैप्टर में हमें वही सारी चीज़ें पढ़नी है और ऑब्वियसली रिजर्व बैंक का काम क्या है वो भी। ठीक है ओके तो शुरू करते हैं। पेन सिलेक्ट करते हो, हरा पेन। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मतलब किसी भी चीज़ का एक ओरिजिन होता है कि वो कहाँ से आया होता है, किस तरीके से आइडिया आता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI एक्ट का आइडिया किसी के दिमाग में चल रहा होगा या फिर पहले से ही वो स्टेब्लिश हो रखा होगा कि एकदम से फिर एक बिल्डिंग बना देंगे उसको RBI नाम दे देंगे। नहीं ना, कुछ रीजंस होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एक्ट को लाया जाता है। तो यहाँ पे RBI एक्ट 1934, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक्ट कब आया था? 1934। 1934 यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है ये। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, इश्यूज रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया था। ओके, इस एक्ट का ओरिजिन जो था वो 1926 में ही इसको लेकर ना चर्चा स्टार्ट हो चुकी थी कि ऐसा कुछ एक्ट लेकर आना है जो कि क्या गवर्न करेगा, बैंक को मैनेज करेगा, बैंक की करेंसीज को मैनेज करेगा और बैंक के और भी मैनेजमेंट जो होता है और भी जिस तरीके के अफेयर्स मैटर्स होते हैं उनको मैनेज करेगा। ऐसा कुछ हमें कमिटी बनानी है कह लो या काउंसिल बनानी है, इस तरीके से हमें कोई एक्ट लेकर आना है। ओके, अच्छा, उस टाइम पे यही लिख देती हूँ, रॉयल कमीशन, किसका आइडिया था ये? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये रॉयल कमीशन जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं, इनको हम जानते हैं हिल्टन यंग कमीशन के नाम से। ओके, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था क्या कि इस तरीके का कोई एक्ट आना चाहिए जो कि क्या गवर्न करे, बैंक्स की एक्टिविटीज को गवर्न करे। ठीक है, उसके बाद है इसका फंक्शन, क्यों गवर्न किया, क्यों इसको लाया गया, रिजर्व बैंक का रोल क्या है। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1934 में, अब कोई भी एक्ट आता है तो विद परफेक्शन नहीं आता। 1934 में ये एक्ट इस्टेब्लिश हो चुका था बट बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्म्स भी आए थे कुछ एक्टिविटीज को देख के। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद रिजर्व बैंक के रोल और फंक्शंस में बहुत चेंजेस आए थे और उन चेंज के साथ क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर का नेचर भी चेंज हुआ। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत फर्क आया, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत फर्क आया। ओके, इसके बाद हमें ना, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि कब इसका ओरिजिन यानी कि कब आइडिया आया, कब किसने इसके बारे में रिकमेंड किया। उसके बाद है कि चेंजेस कब आए, 1934 में इस्टेब्लिश होने के बाद न्यूमरस चेंजेस। ओके, अब एक हमारे नोट्स जो है मॉड्यूल के, उसमें हमें एक चार्ट दे रखा है सेकंड पेज पे, चैप्टर के सेकंड और थर्ड पेज पे आई थिंक, जिसमें हमें ना
और ओरिजिन वाला चार्ट बता रखा है जिसमें हमें ईयर्स मेंशन किए हैं कि किस ईयर में क्या हुआ। तो वो फॉर जनरल नॉलेज, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि हमें इसको रट लेना है पूरा, बट कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, जो आरबीआई के ओरिजिन, और हो सकता है अगर एग्जाम्स में आ जाए तो हमें पता तो होना चाहिए ना, फिर हमें लिखना भी उस हिसाब से। तो ओरिजिन में था 1926 में, अभी हमने देख लिया 1926 में रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड किया था रॉयल कमीशन ने? मैं आरसी यहाँ पे लिख रही हूँ। रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया था टू क्रिएट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ही रिकमेंडेड टू क्रिएट सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। ठीक है। अच्छा, आफ्टर रिकमेंडेशन, अब जब रिकमेंडेशन हुआ तो फिर उसको लेकर 1926-27 में एक बिल भी पास हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल प्रेजेंट हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट कुछ उसमें ना एग्रीमेंट्स के इश्यूज थे। कुछ लोगों को वो बिल, ये कह लो कि पसंद नहीं आ रहा था, उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें डिसएग्रीमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से उस बिल को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। तो 1927 में जब वो बिल पास हुआ, तो वो बिल सॉरी प्रेजेंट हुआ, तो उसमें कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हुए लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसको विड्रॉ कर लिया गया। फिर 1933 में एक, जिसको पहले के टाइम पे बोलते थे वाइट पेपर, एक वाइट पेपर आया, और वाइट पेपर यानी बिल, जिसको हम आज बिल कहते हैं। तो वाइट पेपर रिकमेंड हुआ कि कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किसके लिए रिकमेंड हुआ? यहाँ पे नाम फर्स्ट टाइम आया ऑफ रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक करके के रिगार्डिंग बिल पास हुआ। उस फ्रेश बिल, यानी कि वाइट पेपर, आप इसको बिल कह लो, फ्रेश बिल कह लो, उसको फिर पास किया 1933 में, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट हुआ, और 34 में उसको गवर्नर की असेंट मिल गई। लाइक अभी किनकी हमें कंसेंट चाहिए होती है या असेंट चाहिए होती है? प्रेसिडेंट की। उस टाइम पे ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल था, तो गवर्नर जनरल इनकी असेंट मिल गई, तो बिल पास हो गया। उसके बाद यानी एक्ट बन गया वो। 1935 में क्या हुआ? अब यहाँ 1935 से लेकर, चलो 1935 को ढंग से ही देख लेते हैं। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल क्या था रिजर्व बैंक का? ऑफ 5 रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल। कितना था? 5 करोड़ रुपीज। ठीक है। ऑपरेशन, यानी कि फंक्शन स्टार्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विद पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपीज 1935 में। 1934 में वो एक्ट बन चुका था, और फंक्शन स्टार्ट हुए थे 1935 से विद 5 करोड़, विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज 1942 में। अब ये वाला जो फेज है, ये क्या है? 5 साल, यानी कि 1942 टू 1947, हमारा आज़ादी का टाइम था 1947। तो ये बहुत उस टाइम के, ये आज़ादी के टाइम की चीज़ें थी जहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया? दे सीज्ड, जैसे म्यांमार के साथ हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उस टाइम पे म्यांमार को बुर्मा के नाम से जानते थे, तो उन्होंने उनको करेंसी इशू करने में, वहाँ की करेंसी इशू करना बंद कर दिया।
ऑफ विच प्लेस? बर्मा, जिसको हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि ये डिस्प्यूट की वजह से 1947 में 1942 में क्या हुआ, डिस्प्यूट्स हो रहे थे तो उन्होंने करेंसी इशू करना रोक दिया था। 1947 में उनका बैंक एक्ट करना ही बंद कर दिया। ओके, फिर 1947 क्या था, आज़ादी वाला साल था। 1948 में क्या हुआ, हमारे पाकिस्तान के साथ हमारा क्योंकि डिवीजन हो चुका था ऑलरेडी, तो उन्होंने सर्विसेज किसको देना छोड़ दिया। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्टी नहीं है तो वो इंडिया को, सॉरी, पाकिस्तान को क्यों सर्विसेज देगा। और वैसे भी क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, तो इंडिया के नाम से वैसे भी समझ आती कि सर्विसेज किसको मिलेगी, इंडिया को मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, स्टॉप रेंडरिंग सर्विसेज टू इंडिया, क्यों निकल रहा है, स्टॉप रेंडरिंग सर्विसेज टू पाकिस्तान। और 1949 में, मतलब इतने चेंजेस 1948 तक हुए कि 1949 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया इसे, इस बैंक को। 1949 में जाके नेशनलाइज हुआ अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट। इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें नोट्स में वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या हुआ। 1926 में आरसी यानी रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया था किसको क्रिएट करने का, सेंट्रल बैंक, यानी ये रिजर्व बैंक के नाम से इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इसका आइडिया किस नाम से आया था, सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक बनाने का आइडिया आया था। 1927 में बिल पास हुआ, उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, जो मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बैठे थे उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, नहीं पसंद आ रहा था बिल। फिर क्या हुआ, 1933 में एक वाइट पेपर यानी कि फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया। वहां पे क्या बोला कि रिजर्व बैंक फॉर्म करने के लिए, ओके, रिजर्व बैंक का आइडिया, मेन आइडिया यानी अगर हम कहें तो 1933 में आया। मेन उसका नेम जो मतलब कि नामकरण कह लो तो 1933 में। फिर गवर्नर की असेंट मिल गई, गवर्नर जनरल जो थे उनकी असेंट मिल गई। 1935 में पेड अप शेयर कैपिटल उनका 5 करोड़ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फंक्शन स्टार्ट कर दिए। 1935 से उनके फंक्शन स्टार्ट हो गए, उन्होंने अपना एज बैंक काम करना स्टार्ट कर दिया। 1942 में क्या हुआ, 1942 से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे, तो म्यांमार को उन्होंने करेंसी इशू करना रोक दिया था। उसके बाद 1947 में आते आते तक उन्होंने एज बैंक उनका एक्ट करना ही रोक छोड़ दिया। कहाँ का, म्यांमार का। 1948 में क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को, यानी आरबीआई ने पाकिस्तान को सर्विसेज देना बंद कर दिया था, ऑफ कोर्स क्योंकि डिवीजन हो चुका था। और 1949 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया किसे, आरबीआई को। एक बार दोबारा हम लर्न करते हैं। 1926 रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया। 1927 बिल आया लेकिन विड्रॉ हो गया। 1933 फ्रेश बिल आया और वो बिल को फिर 1934 में पास किया गया। 1935 एज रिजर्व बैंक ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, यानी फंक्शन स्टार्ट कर दिए एज इंडिया सेंट्रल बैंक। कब, 1 अप्रैल से। उसके बाद कितना पेड अप कैपिटल, 5 करोड़ रुपीज, ओके। 1942 म्यांमार के साथ उन्होंने म्यांमार की करेंसी इशू करना रोक दिया। उसके बाद 1947 एज बैंक एक्ट करना छोड़ दिया म्यांमार का। 1948 पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को सर्विस देना छोड़ दिया। 1949 नेशनलाइज हो गया। बहुत इजी है। इस चार्ट वैसे ये है नहीं, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू नोट इट डाउन दे कैन। But I have to show now, and I showed. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट
topic, that is establishment of Reserve Bank. Establishment and incorporation, किस तरीके से incorporate हुआ, ये बात कही जाती है सेक्शन 3 में ऑफ विच एक्ट, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कहता है कि बैंक टू बी कॉल्ड, इस बैंक को, यानी कि ये जो बैंक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इसको क्या कहेंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। पर्पस क्या था इसका, पर्पस था मैनेजमेंट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम, ये बैंक ही क्यों बनाया गया, ताकि, क्योंकि पहले पावर किसके पास थी, करेंसी के, पहले पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेने के लिए ही इस बैंक को क्रिएट किया गया। उसके बाद था कि इसी सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो रिजर्व बैंक है ना, वैसे तो बैंक है ये, पर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि जो फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं वही आरबीआई के भी होंगे। और क्या फीचर्स हैं, परपेचुअल सक्सेशन, perpetual succession, common seal, and third one is can sue, किसी को sue कर सकते हैं, and can be sued, I will sue you, so they can say that I will sue you, okay। यानी कि क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है आरबीआई, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि आरबीआई क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके फीचर्स क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन सू एंड कैन बी सूड, ओके। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी टॉप पे कौन है, फिर सेकंड पे कौन है, पूरा स्ट्रक्चर देखना है। तो जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर पे है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का टॉपिक होने वाला है। तो पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, टॉप पे है, और अपॉइंट कौन करता है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है मैंने, ओ गॉड, दिस इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सेंट्रल बीओडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप पे है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। आप यहाँ पे जो भी देखोगे ना, अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड बाय, तो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगा। यानी कि वैसे तो आरबीआई को क्यों क्रिएट किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेने के लिए, किस चीज़ की, करेंसी इशू करने की, या फिर और भी जो मैनेजमेंट होता है उसकी। बट इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दे दी गई है आपको, जिसको अपॉइंटमेंट वगैरह के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर आ जाती है, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। प्राइमरी अथॉरिटी है इनकी कि ये ओवरसाइट करते हैं, यानी कि फंक्शन, बैंक किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरसाइट करते हैं, किसकी, सेंट्रल, सॉरी, आरबीआई की। और
डेलीगेट्स टॉप मोस्ट है ना, तो पावर भी डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट किसको करता है? लोकल अथॉरिटीज को, और अलग, एक मिनट, अथॉरिटी तो पूरा लिखा ही नहीं। लोकल अथॉरिटीज और वेरियस कमिटीज, और भी कमिटीज होती है, बनती है, उनको वो फंक्शंस डेलीगेट करते हैं। ओके, वेरियस कमिटीज, ठीक है। यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? पहले तो टॉप मोस्ट है, ठीक है, सबसे टॉप पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है। इनका मेन, इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद है कि ये इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये आरबीआई के फंक्शंस को, उनके मैटर्स को ओवरसाइट करती है। दू, फिर दूसरा काम क्या है इनका? ये पावर भी डेलीगेट करती है कि इनको, लोकल अथॉरिटीज को और बाकी जो कमिटीज होंगी उनको, ठीक है। अब देखना है, सेंट्रल बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, तो डायरेक्टर्स कैसे हैं? टोटल कितने डायरेक्टर्स है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? 14 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। उनमें क्या है? 14 डायरेक्टर्स हैं टोटल। टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 14। अब, और चार क्या है यानी कि पहले तो देख लो ये चार कैसे हैं। 1 2 3 4, ये चार डायरेक्टर्स हैं। किस हिसाब से है? लोकल बोर्ड में से, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, लोकल। लोकल बोर्ड में से एक एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, यानी कि चार लोकल बोर्ड्स में से डायरेक्टर उठाए हैं, और बाकी कितने बचे? 5 to 10 बचे ना, यानी कि 10, 5 to 10, गलत हिसाब हो जाएगा भैया, गलत हिसाब। 10 डायरेक्टर्स और बचे। वो कैसे हैं? अब जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, प्रोफेशन, यहाँ से अलग अलग सेक्टर से एक एक डायरेक्टर उठाया गया है, यानी कि एक एक डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड में है। पहले चार डायरेक्टर कौन है? लोकल बोर्ड्स के हैं, चार डायरेक्टर लोकल बोर्ड्स के, बाकी 10 डायरेक्टर अलग सेक्टर्स के हैं, ठीक है। इकोनॉमी के अलग सेक्टर्स के 4 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर्स हैं। इनका पीरियड कितना होता है? कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? इनका पीरियड ऑफ वर्क कितना होता है? दैट इज 4 years। 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अपॉइंट करती है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अपॉइंट करती है एज डायरेक्टर। वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं दोबारा से, कितने डायरेक्टर्स हैं? 14 डायरेक्टर्स हैं। 14 डायरेक्टर्स में क्या हो रहा है? हाँ, 14 डायरेक्टर्स में, अरे पेज कहाँ गया? 14 डायरेक्टर्स हैं। चार डायरेक्टर तो कहाँ से है? 1 2 3 4, चार डायरेक्टर कहाँ से है? लोकल बोर्ड से है। बाकी 10 डायरेक्टर कहाँ से है? और जो डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के, इंडिया के, और जो डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कहीं से भी करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद जरा देख लेते हैं, पहले एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स देखा हमने। ये क्या ही हो जाता है?
अच्छा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, साइड करती है गवर्नमेंट के फंक्शन को, फिर पावर्स भी डेलीगेट इनको की जाती है। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है वेरियस कमिटीज को और लोकल अथॉरिटीज को, ये पावर डेलीगेट करते हैं। उसके बाद इसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 14 डायरेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 लोकल बोर्ड से होते हैं, बाकी 10 अलग सेक्टर्स से होते हैं। वो कितने साल के लिए होते हैं, 4 साल के लिए होते हैं। गवर्नमेंट एक ऑफिशियल को नॉमिनेट करती है एज डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब आ जाता है, हमने एक पॉइंट देखना है, वो है बहुत ही नन्ना मुन्ना पॉइंट है, वो है लोकल लोकल बोर्ड्स का। ये जो हमने देखा कि लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर होते हैं, वो कौन है, लोकल बोर्ड। तो रिजर्व बैंक के ना 4 लोकल बोर्ड है, कितने लोकल बोर्ड है, 4 लोकल बोर्ड है। रिजर्व बैंक के 4 लोकल बोर्ड है, जो कि किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अंडर आरबीआई एक्ट। कहाँ कहाँ से है? एक है वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, यानी कि जितने भी डायरेक्शंस हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन, नॉर्दर्न डायरेक्शन, एंड लास्ट वन साउदर्न डायरेक्शन। जिसको कह दो मुंबई, अरे भैया भैया बहुत गंदी हैंडराइटिंग, प्यार प्यार से लिखिए, मुंबई, फिर आप कह लीजिए कोलकाता, यहाँ पे लोकल बोर्ड्स हैं, हाँ, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। एंड चेन्नई, कोलकाता हो गया। वेस्टर्न साइड मुंबई, ईस्टर्न साइड कोलकाता, नॉर्दर्न साइड दिल्ली वाले, साउदर्न की तरफ से चेन्नई वाले। तो ये 4 लोकल बोर्ड है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इन लोकेशंस पे। हर बोर्ड से ना 5 मेंबर अपॉइंट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, उनको दोबारा नॉमिनेट भी किया जा सकता है। हाँ जी, 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और उनको ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है, जैसा कि बता दिया गया है, इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब आता है सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक, दैट इज द गवर्नर। गवर्नर कौन है और इसकी रैंकिंग क्या है, गवर्नर की रैंकिंग क्या है। तो देखो, गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद कौन आता है, गवर्नर आता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है, गवर्नर है। गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, किसका, आरबीआई का चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या है, गवर्नर जी का काम क्या है, इनका काम है कि सुपरवाइज करते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन, कि किस तरीके से आरबीआई अपना बिजनेस जो है रेगुलेट करेगी। ठीक है, इनकी एक जो मैनेजमेंट टीम होती है उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर, और आई थिंक इसको एंड लिखना चाहिए, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
अच्छा, ये जो है ना, अपनी जिंदगी का मतलब कीमती से कीमती वक्त, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बैंक की फंक्शंस को देखने में, बैंक को और अच्छा रेगुलेट करने में लगा देते हैं, और इसके बदले इनको पता है क्या मिलता है? कुछ नहीं, मामूली सी चीज, बिल्कुल मामूली सी चीज, गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है उनको, सैलरी रिसीव करते हैं ये, और उसके बदले मतलब सिर्फ सैलरी सैलरी मिलती है, और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब कि क्या मिलता है? ये अपना कीमती से कीमती वक्त बैंक के फंक्शंस, बैंक को कैसे अच्छा बनाया है, पाल पोस के बड़ा करते हैं, और उसके बदले इनको मिलता क्या है? गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है और कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि हम लोगों के हिसाब से बहुत कुछ है, पर क्या है? कुछ नहीं है, इनकी पूरी जिंदगी जा रही है। मजाक। उसके बाद है, अच्छा, गवर्नर के पास ना वोटिंग राइट है, वोटिंग पावर होती है गवर्नर के पास, ठीक है? गवर्नर के पास है वोटिंग पावर, यानी जो मीटिंग्स होंगी उसमें गवर्नर वोट कर सकते हैं। लेकिन डेप्यूटी गवर्नर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। गवर्नर के पास है, डेप्यूटी गवर्नर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। पर डेप्यूटी गवर्नर और जो डायरेक्टर हैं, वो क्या है, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, और मीटिंग में बैठ के डिस्कशंस कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते, उनके पास वोट का राइट नहीं होता है, ठीक है? तो डेप्यूटी गवर्नर वाला जो पॉइंट था, उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए इनविटेशन या नॉमिनेशन, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है डेप्यूटी गवर्नर को और डायरेक्टर को, और डायरेक्टर को डेप्यूटी गवर्नर एंड डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, बट नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। नो वोटिंग पावर लिख देती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर डेप्यूटी गवर्नर, क्या डेप्यूटी गवर्नर से समझ में आ रहा है ना, गवर्नर के नीचे ही होंगे, तो अगर गवर्नर एब्सेंट होते हैं, छुट्टी पे होते हैं गवर्नर जी, तो क्या तब डेप्यूटी गवर्नर वोट कर सकते हैं? ऑफकोर्स, तब उनके बिहाफ पे उस मीटिंग में, अगर गवर्नर ने उनको ऑथराइज किया हुआ है उनके बिहाफ पे, तो वो वोट कर सकते हैं, यानी डेप्यूटी गवर्नर तब वोट कर सकते हैं। और इनका होल्ड दी ऑफिस कितने टाइम के लिए? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर कब तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस? नॉट एक्सीडिंग 5 years। ये नॉट एक्सीडिंग है ना, 5 साल यानी। और इनको भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। गवर्नर का जो पॉइंट पड़ा है, तो अभी हाल हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है? एक मिनट, इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। रीअपॉइंट, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कौन? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, ठीक है? अभी हाल ही में जो गवर्नर है, वो कौन है आरबीआई के? वो हैं शक्ति कांत दास। वो कौन है? आरबीआई के गवर्नर है अभी, शक्तिकांत दास। पूछा जाएगा क्या पेपर में? पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं, बट ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना, हम इंडियन इंडियन सिटीजन है, हमारा नेशनल नेशनल सॉरी हमारा नेशन इंडिया का है, तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। दैट इज, यहाँ पे हमारा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का टॉपिक खत्म हुआ। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ना, क्या क्या था हमने गवर्नर में क्या देखा। देखो, पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में
उनका काम क्या होता है, ओवरसाइट करते हैं वो। क्या ओवरसाइट करते हैं, आरबीआई के फंक्शंस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बड़ी जोर से आवाज़ हुई है, मेरे को लग रहा है मशीन की। अच्छा, हाँ तो क्या, कहाँ पे थे हम? हाँ, कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 14 डायरेक्टर्स, 1 2 3 4 लोकल बोर्ड्स, अदर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने लोकल बोर्ड्स पढ़ा। लोकल बोर्ड्स क्या था, चार लोकेशंस पे लोकेटेड है। पहला है, अरे अरे अरे, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न एरियाज। बड़ी बदतमीजी कर रहा है लैपटॉप। साउदर्न एरियाज, अरे भैया, साउदर्न एरियाज, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, 5 मेंबर होंगे हर बोर्ड से। 5 मेंबर होंगे, कितने साल के लिए होंगे, 4 साल के लिए होंगे, और ये अपॉइंटमेंट उनका हो सकता है। उसके बाद गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दूसरा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, इसमें डिप्टी गवर्नर भी ऐड कर लेना, हमने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों पढ़ा है। क्या करते हैं, ये अपने जीवन का सबसे कीमती वक्त सुपरवाइज और डायरेक्ट करने में लगाते हैं। किसका बिजनेस, आरबीआई का। इनकी मैनेजमेंट टीम में कौन होते हैं, डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या करते हैं, वही अपने जीवन का कीमती से कीमती वक्त बैंक के मैटर्स को देखने में, बैंक का फंक्शन एग्जीक्यूट करने में लगा देते हैं। और इनको बदले में क्या मिलता है, बस मामूली सी सैलरी, वो भी किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अलाउंसेस, जो गरीब आदमी के लिए बहुत है लेकिन मामूली है। ठीक है, और गवर्नर के पास क्या है, वोटिंग पावर है। गवर्नर के पास, ओके, गवर्नर के पास है वोटिंग पावर, डिप्टी गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर, बट नो वोटिंग पावर, उनके पास वोटिंग पावर नहीं है। लेकिन अगर गवर्नर जी एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आते अगर मीटिंग में, तो वो डिप्टी गवर्नर को, अगर उन्होंने ऑथराइज किया हो अपनी जगह पे, तो वो डिप्टी गवर्नर वोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गवर्नर और डिप्टी गवर्नर कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। और अभी हमारे गवर्नर साहब कौन है, शक्तिकांत दास है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे, वो देखेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक।